हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 9, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। हमें तीनों की मीनिंग समझनी होगी पहले अच्छे से, तब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम इतना तो समझ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सेम सिमिलर नेम है, तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि ये क्या है करके। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं। ठीक है, तो पुनर्वास, देखो पुनर्वास का अर्थ होता है ना कि किसी व्यक्ति या समूह को फिर से सामान्य जीवन या समाज में स्थापित करना। देखो जब भी कोई आपदा आती है तो उसके बाद किसी व्यक्ति या फिर कोई भी समूह है उसको फिर से अपने सामान्य जीवन या समाज में स्थापित करना, जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे, जो कि किसी कारणवश अपना घर, रोजगार या फिर सामाजिक स्थिति को खो चुके हैं। ठीक है, अब कारण हमें पता ही है, जैसे कि भूकंप आ सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, या फिर इसका कोई और भी कारण हो सकता है, जैसे कि जैसे कि युद्ध हो रहा है वहाँ पे। देखो ऐसा भी सिचुएशन बहुत बार आती है कि यहाँ पे वॉर हो रही हो, तो उसके कारण क्या होता है कि लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें पुनर्वास करना पड़ता है। और जैसे कि विकास परियोजनाएं, देखो जैसे कि बांध बनना है, सड़क है, कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो उन चीज़ों के चलते भी लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। और गरीबी और बेरोजगारी की उससे भी तो लोग पलायन करते हैं ही। ठीक है, तो पुनर्वास समझ गए क्या होता है कि व्यक्ति जो है या फिर कोई भी समूह है फिर से अपने सामान्य जीवन या समाज में स्थापित करना। ठीक है, सामान्य जीवन या समाज में स्थापित करना। ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह को। ठीक है, इतना समझ लिए। अब हम समझते हैं कि पुनर्निर्माण क्या है। तो अब हम देखते हैं पुनर्निर्माण का मतलब। देखो पुनर्निर्माण का मतलब होता है ना कि दोबारा निर्माण करना। ठीक है, पुनर् यानी कि दोबारा, निर्माण मतलब निर्माण होता है, यानी कि जब कोई इमारत या फिर सड़क, पुल या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, शहर, गांव किसी कारण से नष्ट हो जाए या फिर कोई क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, तो फिर से उसे बनाना। ठीक है, फिर से उसे बनाना क्या कहलाता है, पुनर्निर्माण कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण कब कब किया जाएगा, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, कोई भी आपदा आ गई, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाएगी वहाँ की स्थिति, तो वहाँ पे पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और या फिर युद्ध या दंगों के बाद भी जब क्या होता है कि घर जो होते हैं, सपोज दैट कि कोई बड़ा विस्फोटक आ गया घर में, कहीं भी कुछ भी स्थिति ऐसी आ गई, तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, पुनर्निर्माण करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें दोबारा बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि मकानों को दोबारा बनाना, सड़कों को, पुलों को, ठीक है, बिजली पानी की व्यवस्था कराना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पुनर्निर्माण में आती है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, तो कितना इजी है। पुनर्वास का अर्थ होता है कि व्यक्ति को या फिर किसी समूह को फिर से सामान्य जीवन या समाज में स्थापित करना। ठीक है, फिर से जब किसी कारणवश अपना घर या फिर रोजगार या फिर कोई भी स्थिति ऐसी सामाजिक स्थिति को खो चुकी हो। और पुनर्निर्माण तो हम समझिए कि पुनर्निर्माण करना। ठीक है, अब देखो पुनरुत्थान क्या होता है। ठीक है, पुनरुत्थान देखते हैं। देखो पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि फिर से उठना, जागना या फिर पुनर्जीवन होना। अगर देखो ये शब्द तब प्रयोग होता है ना जब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, समाज या फिर संस्कृति या राष्ट्र जो कभी नीचे गिर गया था फिर से उन्नति या फिर जागृति की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखो जो पुनरुत्थान है वो किसके लिए प्रयोग होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए। कैसे, जब कोई व्यक्ति जो है कठिनाई या पतन के बाद भी फिर से जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर कोई एक बीमार व्यक्ति है, वो स्वास्थ्य ठीक होकर फिर से अगर वो सक्रिय हो गया, फिर ठीक हो गया, तो उसका एक पुनरुत्थान है वो। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर को सीधे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना हमने समझ लिया। अब सीधे चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। अब इन 3 वर्ड्स को हम समझ चुके हैं, तो इन 3 वर्ड्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा हम पहले ही इन शब्द का अर्थ समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे ज़्यादा ईजी है वो चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, तो हम क्या क्या समझेंगे इस चैप्टर में, पुनर्वास के क्षेत्र क्या होते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, पुनर्निर्माण के क्षेत्र क्या होते हैं, पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्या है, और लास्ट में पुनरुत्थान की प्रासंगिकता। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास हमने अभी पढ़ा, क्या था पुनर्वास, अभी जस्ट हमने पढ़ा। ठीक है, पुनर्वास हमारा था कि किसी व्यक्ति या समूह को फिर से सामान्य जीवन या समाज में स्थापित करना, जो किसी कारणवश अपना घर, रोजगार, ये सब चीज़ें खो चुके हैं। ठीक है, अब देखो पुनर्वास को भी ना कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। देखो भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, इनको भी हम समझते हैं। देखो भौतिक पुनर्वास में क्या होगा, भौतिक पुनर्वास में आता है जैसे कि मकान है, भवन है, रेल मार्ग, ये सब चीज़ें।
इन सब चीज़ों को स्थापित करना, ठीक है, समूह को फिर से स्थापित करना, इन चीज़ों में आता है हमारा ये जैसे भवन, मकान, सड़कें, ठीक है, जल आपूर्ति, संचार नेटवर्क, सब ये सब चीज़ें, ये विकास परियोजनाएं आएंगी इसमें, ठीक है। तो ये आता है इसमें भौतिक पुनर्वास में। और देखो भौतिक पुनर्वास के कुछ संबंधित कार्य हैं, पशुपालन, कृषि, खेती के उपकरण, ठीक है, बाढ़ के समतल जोन बनाना, भू उपयोग हो गया, योजना एवं मकानों की पुनः फिटिंग करना, ठीक है। अब हम देखते हैं सामाजिक पुनर्वास। अब देखो सामाजिक पुनर्वास का भी अपना महत्व है। इसमें क्या होता है कि दुखी व्यक्तियों को सहारा प्रदान करना होता है। इसमें कुछ समितियां बनाई जाती हैं जो दुखी व्यक्तियों को नियमित रूप से परामर्श देती हैं, ठीक है। और जो व्यक्तियों की इसमें तलाश की जाती है तथा बच्चों को पुस्तकें या फिर लेखन सामग्री दी जाती हैं, तो और व्यक्ति के शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पौष्टिकता, स्वच्छता आदि देखभाल, वृद्धाश्रम की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं सामाजिक में। फिर हमारा आता है आर्थिक पुनर्वास। आर्थिक पुनर्वास में क्या आता है कि आपदा के कारण उत्पन्न आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति के लिए, ठीक है, अब आपदा के कारण जितनी भी आर्थिक हानि उत्पन्न हुई उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आर्थिक पुनर्वास की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना पीड़ित समूह की वर्तमान और भावी खतरों एवं विविधताओं की व्यापक जांच की जाती है, ठीक है, जो पीड़ित समूह होते हैं, और वर्तमान आजीविका योजना और व्यवसाय की भी जांच की जाती है, ठीक है। अब देखो मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में क्या आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही संवेदनशील टॉपिक भी है, ठीक है। देखो आपदा जो होती है उसके सदमे या फिर आघात का पीड़ित की मनोदशा में बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। जो भी देखो कोई भी आपदा से अगर किसी को शौक लगता है, ठीक है, शौक लगता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो मेंटली क्या होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि पीड़ित व्यक्तियों को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक दबाव तो होते हैं। फिजिकली तो वो फिट नहीं है, साथ ही मेंटली भी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति का भावात्मक असंतुलन के साथ अनुकूलन के लिए उपचार पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो परामर्शक रोगियों को प्रसन्न किया जाता है और उनके स्वस्थ जीवन जीने में सहायता दी जाती है, ठीक है। अब देखो पुनर्निर्माण में हम देखते हैं, हमने समझ लिया था कि पुनर्निर्माण होता क्या है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि पुनर्निर्माण के 4 कुछ मुख्य चरण दिए गए हैं, ठीक है। देखो पुनर्निर्माण हमने समझ लिया तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब ये तीनों वर्ड हमने पहले समझ लिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, वही सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चरण की बात की गई है पुनर्निर्माण के मुख्य चरण, तो क्या है, भौतिक एवं आर्थिक बुनियादी संरचना का विकास सबसे मेन फर्स्ट है, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारी भौतिक संरचना आएंगी कि भौतिक संरचना में क्या आएगा, सड़कें हैं, जल निकासी, विद्युत, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। सेवा बुनियादी संरचना में हमारे परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षाएं आएंगी, और सामाजिक जो बुनियादी संरचना होगी उसमें हमारे सामाजिक स्तर की सेवाएं आएंगी, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, वृद्धाश्रम होगा, और सामुदायिक जो केंद्र मुख्य हैम्प होगा, ये सब चीज़ें हमारी सामाजिक बुनियादी संरचना में आएंगी। एंड देन फिर लास्ट पर्यावरण बुनियादी संरचना, ठीक है। पर्यावरण संरचना के अंतर्गत इसमें आएगा आपदा की जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक पर्यावरण संबंधी स्थितियां बनाना जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। तो इतना तो इजी था, हम समझ चुके हैं। फिर देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के आश्रय कार्यक्रम का कुछ उद्देश्य भी तो था। यहाँ पर देखो उद्देश्य दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक है इसमें, स्थानीय क्षमताओं का विकास करना, पर्यावरण को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना, और समाप्त बेरोजगार की पुनर्स्थापना में सहयोग करना, ठीक है। अब देखो पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंध, देखो तो धन का प्रबंध है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आपदा प्रभावित क्षेत्र में ना पुनर्निर्माण के लिए दिए जाने वाले धन की जो उपलब्ध नीतियां हैं, उन नीतियों की सही जानकारी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब केंद्र और राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन कार्यों, ठीक है, जैसे कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास की विशेष योजनाएं होती हैं, ठीक है, केंद्र सरकार की अलग होंगी, राज्य सरकार की अलग होंगी। अब धन प्रबंधन की कुछ जो नीतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। देखो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, हमने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ा था टॉपिक, इसमें हमारा आएगा NDRF। देखो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
अब जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है ना, इसका जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? अब देखो, देश में जो होता है भूकंप, बाढ़, चक्रवात या फिर कोई भी ऐसी आपदा है, इन लोगों से बचाना और राहत देना, ठीक है, इनसे बचाना, साथ ही कुछ राहत देना और बचाव और राहत और पुनर्वास कार्य करना, ठीक है, ये सब इसमें कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है, ठीक है, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत इस राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया गया, ठीक है, जिसको हम NDRF के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। इसमें जो हम आपदाएं शामिल हैं यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, इतनी हमने दी गई हैं। और अब देखो, आइए हम ऐसे कुछ प्रावधानों पर नज़र डालें। देखो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रावधान की किसी राज्य द्वारा उसके राज्य आपदा राहत कोष में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने पर किए गए अनुरोध पर गृह मंत्रालय, ठीक है, फिर कोई भी गृह मंत्रालय, फिर कृषि मंत्रालय जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा क्या समीक्षा की जाती है कि क्या है समीक्षा कि क्या यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत निहित मार्गदर्शन और स्वीकृत मदों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का मामला है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं और गृह मंत्रालय देखता है इसमें ज़्यादा, और वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब की अपनी अपनी अहम भूमिकाएं होती हैं, अपने अपने कार्य होते हैं। और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जो किया गया वास्तविक व्यय होता है, उसका जो लेखा पुस्तकों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। और जो वित्त मंत्रालय का वेतन है, ठीक है, एवं लेखा कार्यालय राज्य सरकारों को राशि की अदायगी करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और राज्य कार्य समिति को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी जाती है कि क्या कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्राप्त धन से किया गया जो व्यय है वो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष या फिर राज्य आपदा राहत कोष की मदों एवं नियमों के अनुरूप है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं राज्य आपदा राहत कोष यानी कि SDRF, ठीक है, स्टेट का है तो राज्य है तो उसमें SDRF और वो NDRF नेशनल लेवल का है, ठीक है। ये हमारा आएगा 2005 की धारा 48(1)(a) के अंतर्गत एक राज्य आपदा राहत कोष में आता है ये, ठीक है। तो इसमें देखो 13वें वित्त आयोग निर्धारित कुल योगदान का भारत सरकार कुल वार्षिक जो आवंटन के गैर योजना अनुदान के रूप में सामान्य श्रेणी राज्य के लिए है कितना 75% का, तथा विशेष श्रेणी के राज्य के लिए 90% का योगदान करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। राज्य आपदा राहत कोष जो है सहायक अनुदान के रूप में भारत सरकार का हिस्सा मुख्य लेखा कितना 3601 सहायक अनुदान राज्य सरकारों को योगदान तथा 1 गैर योजना अनुदान 109 राज्य आपदा राहत कोष को अनुदान के अंतर्गत भारत सरकार लेखों में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष। अब ये जो है ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 47 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें जो आप धाराएं आ रही हैं इनको आप याद रखना, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अंतर्गत केवल आपदा प्रभाव कम करने वाली परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना कर सकती, ठीक है। अब देखो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश। अब देखो आपदा राहत के लिए अनुदानों के संदर्भ में 14वें वित्त आयोग ने 13वें वित्त आयोग की ही प्रक्रिया को अपनाया गया और राज्य आपदा राहत कोष संग्रह निर्धारण के लिए आपदा राहत पर किए गए पिछले व्यय को भी मानदंड माना गया, ठीक है। अब जिला स्तर के भी कोर्स होते हैं, ठीक है, CRF यहाँ पर दिया गया है, NDRF, फिर SDRF, फिर यहाँ पे जिला स्तर पर, ठीक है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, देखो एक अन्य निधिकरण जिसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कहा जाता है उसका आरंभ देखो कहाँ कब हुआ, दिसंबर 1993 में किया गया, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए सांसदों को प्रति वर्ष धन आवंटित किया जाता है, यानी कि हर साल विकास कार्यों के लिए वहाँ पे धन आवंटित किया जाता है, ठीक है, किसको, सांसदों को। अब देखो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष है वो स्वतंत्रता के बाद शीघ्र ही स्थापित कर दिया गया था, जो कि मुसीबत के समय फंसे लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करता है। और ये जो कोष है वो पूर्णतः जनता से स्वेच्छापूर्वक योगदान प्राप्त करने पर आधारित होता है।
अब बीमा योजनाएं भी हैं। तो बीमा है यानी कि जिसको हम इंश्योरेंस भी बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण जोखिम हस्तांतरण तकनीक है। ठीक है, आपदा के कारण जो हुई हानि है उनको पूरा करने के लिए जो बीमा है बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो भी बीमा राशि को आपदा के लिए धन प्रदान करने के रूप में ये एक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी बीमा योजना की आवश्यकता है जो कि क्या आम व्यक्ति विशेषतः ग्रामीण निर्धन लोग उसका वहन कर सकें। ठीक है, कुछ बीमा योजना यहाँ पे दी गई हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फिर संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, बीज फसल बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, ये सब यहाँ पे बीमाएं दी गई हैं। हमने अक्सर इनके बारे में सुना है। अब देखो पुनरुत्थान क्या है, ये भी हमने पढ़ रखा है। अभी स्टार्टिंग में हमने तीनों वर्ड समझ लिए थे। ठीक है, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। ठीक है, अब हमें समझना है कि पुनरुत्थान कार्यों के लिए आधार जो है, ठीक है, शीघ्रतम पुनरुत्थान कार्य के आधार निम्नलिखित तथ्य पर आधारित है। देखो कौन कौन से, एक तो है पुनरुत्थान स्वरूप के विभिन्न आवश्यक पक्षों की जानकारी, और दूसरा है उपयुक्त प्रस्तावित और संभावित राष्ट्र विकास के साथ पुनरुत्थान की समग्र कार्यनीति का निर्धारण। ठीक है, और समग्र कार्यनीति के अंतर्गत जो विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम का निर्णय हो, और समग्र कार्यनीति के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, और लास्ट है अलग अलग कार्यक्रमों और परियोजनाओं को श्रेष्ठ निरीक्षण और समन्वय के आधार पर पूर्ण करना। अब उसकी कुछ समस्याएं भी हैं पुनरुत्थान की, देखो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं दी गई हैं। देखो एक तो पुनरुत्थान जो कार्यक्रम है उसके निर्धारण में हमेशा विलंब हुआ है। ठीक है, जब पुनरुत्थान हमारा जो कार्य है उसमें क्या होता है, हमेशा विलंब होता है। यानी कि पुनरुत्थान होता क्या है, पुनरुत्थान होता क्या है कि फिर से उठना, जागना, पुनर्जीवन करना। ठीक है, यानी कि फिर से उन्नति और जागृति की ओर बढ़ना एक पुनरुत्थान होता है। क्योंकि फिर से सेम चीज़, जो पूरी हमारे लाइफस्टाइल है पूरा सेम चक्र चलना पहले की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा विलंब होता है इसमें, क्योंकि आपदा का सामना करने और योजना बनाने में जो पुनरुत्थान है उसके कार्यक्रमों के विवरण और उन्हें लागू करने पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है, और गंभीर और व्यापक क्षति इसकी अधिक विनाशक हो सकती है। ठीक है, अब अगर ज़्यादा क्षति आई हो, वहाँ पे कुछ गंभीर समस्या हो, तो पुनरुत्थान के कार्यक्रम को लागू करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और पुनरुत्थान कार्यक्रमों को बनाने संबंधी सूचना अपर्याप्त होती है, और जो पुनरुत्थान है कार्यक्रम के संसाधन और धन किसी दूसरी बड़ी आपदा के आने पर स्थानांतरित करने पड़ सकते हैं। अगर कोई दूसरी आपदा हो, आपदा आती है तो वहाँ पे संसाधन दूसरी आपदा के लिए भी स्थानांतरण करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। और ठीक है, तो इतना है, और फिर हमारा इतने में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप शब्दावली देखेंगे तो देखो यहाँ पे दिया गया है पुनर्वास यानी कि आपदा पश्चात अच्छी, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में लौटना। फिर से पुनर्निर्माण यानी कि किसी चीज़ को पुनः बनाने की प्रक्रिया, और रिकवरी पुनरुत्थान यानी कि क्षति की समस्या के बाद सफल या सामान्य बनाना उस चीज़ को। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक या फिर कौन से चैप्टर के लिए चाहिए वो अभी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।